प्रिय विद्यार्थियों, आज हम NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो जो NAS 2021 कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए 12 नवंबर 2021 को आयोजित हो रहा है। अब देखते हैं हम सबसे पहले कि NAS क्या है। NAS योग्यता आधारित राष्ट्रीय स्तर का सैंपल आधारित मूल्यांकन है जो छात्रों की सीखने की उपलब्धि के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाएगा। NAS का पूरा नाम नेशनल अचीवमेंट सर्वे है, अर्थात राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। ये छात्रों की सीखने की क्षमता का आकलन करेगा। 2021 को कौन सी तारीख को आयोजित हो रहा है? तो हमारे यहाँ पर 12 नवंबर 2021 को NAS का आयोजन किया जा रहा है। अब NAS प्रति 3 वर्ष में आयोजित होता है और यह कक्षा 3री, 5वीं, 8वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया जाता है। NAS किन किन विषयों का मूल्यांकन करेगा? तो कक्षा 3री और 5वीं में गणित, हिंदी और पर्यावरण, कक्षा 8 के लिए हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन और कक्षा 10वीं में हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का आकलन किया जाएगा। अब ये जो NAS का आयोजन किया जा रहा है, इसकी प्रकृति कैसी होगी? इन प्रश्नों की प्रकृति उच्च स्तरीय क्षमताओं जैसे विश्लेषण, तार्किक चिंतन और अवधारणात्मक स्पष्टता को जांच करने वाली होगी। ये हमने NAS के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करी। अब हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के NAS के सैंपल पेपर के बारे में जानकारी देखते हैं। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, देखिए, पहले तो देखते हैं क्या क्या निर्देश रहेंगे। इस पुस्तिका में कुल 60 प्रश्न आएंगे, जिनमें आपको प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कुल 120 मिनट का समय मिलेगा और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं। इनमें से केवल एक ही सही उत्तर होगा और विद्यार्थियों को रफ कार्य करने के लिए पेज रहेगा। अब देखते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, आप उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसमें एक ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जब किसी ठोस को गर्म करेंगे हम तो वो लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाता है? संगलन कहलाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, आप देखिए, फर्स्ट ग्रुप में पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फिर इधर लिखा हुआ है बोरान और एल्युमिनियम। अब इस सारणी का मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर कि ये फर्स्ट और सेकंड जो दोनों ग्रुप होते हैं ये धातुओं के होते हैं। बीच में जो ये जगह है ये लेंथेनाइड और एक्टेनाइड के लिए रहती है, D समूह और F ब्लॉक के समूह के तत्वों के लिए। और यहाँ पर होता है समूह 13 जो उपधातु होता है और इसके बाद समूह 14, 15, 16, 17 और 18 आता है जो अधातुओं के लिए है। अब यहाँ सबसे पहले बात आपको जानकारी होना चाहिए कि फर्स्ट समूह से 18वें समूह की ओर हम जैसे जैसे बढ़ते हैं धात्विक गुण कैसा होता जाता है? कम होता है। इसका मीन्स ये है कि बाएं से दाएं की जाने पर धात्विक गुण का मान क्या होता है? कम होता जाता है। तो अब आप देखिए सारणी में पोटेशियम, मैग्नीशियम, बोरान और एल्युमिनियम, इनमें से हमको सीक्वेंस देखना है कि धातु कौन सी है और अधातुएं कौन सी है या उपधातु कौन सी है। तो देखिए, सबसे पहली जो धातु है वो पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और बोरान। इसका आंसर भी क्या होगा? फर्स्ट वाला। बाकी आप देखिए दूसरे और तीसरे और चौथे में बोरान, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। बोरान और एल्युमिनियम अधातुएं हैं, जबकि मैग्नीशियम की तुलना में जो पोटेशियम है अधिक धात्विक गुण प्रदर्शित करती है।
अब यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगी मैं कि ग्रुप 1 के जो तत्व हैं ये कहलाते हैं सभी धात्विक, सभी धातुएं होती हैं और क्षारीय धातुएं होती है। समूह 1 के तत्व क्षारीय धातुएं होते हैं और समूह 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप, ये देखिए प्रश्न नंबर 3। सोडा अम्ल अग्निशमन में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग होता है, NaHCO3 का उपयोग होता है, क्योंकि जब यह एक अम्ल के संपर्क में आता है तो क्या उत्पन्न करता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया जब भी किसी अम्ल के साथ होती है तो आप लोग याद रखना हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इसीलिए अग्निशमन यंत्रों में CO2 गैस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि अभिक्रिया CuO+H2 एरो Cu+H2O में किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन हो रहा है। तो देखिए आप, CuO अभिक्रिया के बाद क्या बना रहा है, कॉपर बना रहा है, और H2 क्रिया करके क्या बना रहा है, H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का तो हो रहा है ऑक्सीकरण और CuO का Cu के अंदर, कॉपर के अंदर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। मीन्स हाइड्रोजन का तो हो रहा है ऑक्सीकरण और CuO इसका हो रहा है यहाँ पर अपचयन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बादल के परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या है। परिक्षिप्त प्रावस्था का मतलब होता है जो घुलता है और परिक्षेपण माध्यम मतलब जो घोलता है। जैसे यहाँ टर्म होती है विलायक और विलेय, तो यहाँ पर विलायक के रूप में होता है परिक्षेपण माध्यम और विलेय के रूप में होती है परिक्षिप्त प्रावस्था। तो बादल क्या है, यहाँ पर एक गैसीय पिंड है, गैसों का समूह गैसीय पिंड है जो बादल के रूप में है और इसके अंदर द्रव घुला हुआ है, पानी की बूंदें घुली हुई है लिक्विड फॉर्म में। अतः बादल के अंदर जो परिक्षेपण माध्यम तो गैस होता है और जो परिक्षिप्त प्रावस्था है वो होती है द्रव। मीन्स इसका आंसर होगा सेकंड वाला। इसके बाद ये कक्षा 9th में पढ़ा है आप लोगों ने कि पदार्थ के एक मोल में उतने ही परमाणु, अणु या आयन होते हैं जितने परमाणु कहाँ होते हैं। 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इनमें आपको। तो सबसे सही आंसर है कार्बन 12 के 12 ग्राम में जो परमाणु, अणु या आयन होते हैं वो ही पदार्थ के एक मोल के अंदर होते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7। X, Y और Z तत्वों की परमाणु संख्याएं क्रमशः 8, 12, 17 है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व एक ही आवर्त के हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले तो X माना हमने 8, 12 और 17, तो इनके हमें मालूम होना चाहिए कि ये किस तत्व के परमाणु क्रमांक है। तो 8 जो होता है ये ऑक्सीजन को होता है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो देखिए आप, ऑक्सीजन का लिखते हैं हम 2 और 6, मैग्नीशियम का 2, 8, 2 और क्लोरीन का लिखते हैं हम 2, 8, 7। अब आप देखिए एक ही आवर्त, अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन में तो 2 ही आवर्त है, जबकि यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोरीन में कैसे हैं, 3-3 कक्षाएं हैं, 1, 2, 3 और इसमें भी है 1, 2, 3। अतः हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम और क्लोरीन एक ही आवर्त के हैं। अब आप देखिए यहाँ पर X और Y, 12 और 17 किसको डिफाइन कर रहा है यहाँ पर, X और Y को। तो इसका आंसर क्या होगा, Y एंड Z। X कर रहा है 8 को, Y कर रहा है 12 को
और Z कर रहा है 17 को रिप्रेजेंट, मतलब मैग्नीशियम 12 और क्लोरीन 17। मैग्नीशियम 12 है Y और क्लोरीन 17 है Z को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका आंसर होगा थर्ड वाला Y एंड Z। इसके बाद लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संकलन अभिक्रिया है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो लिखा हुआ है सांद्र H2SO4, इसकी क्रिया एथेनॉल CH3CH2OH से कराई जाएगी। तो जब भी सांद्र H2SO4 से क्रिया होती है उसमें से जल का एक अणु निकल जाता है, निर्जलीकरण की क्रिया हो जाती है और काहे का निर्माण होता है, CH2CH2 एथिलीन का निर्माण होता है। इसके बाद अगला दिखाई दे रहा आपको, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में M ऑक्सीजन के साथ मिलकर M2O3 ऑक्साइड बनाता है। तो बेटा तीसरे आवर्त का जो तत्व होता है ये होता है एल्युमिनियम, क्योंकि सोडियम और कैल्शियम तो पहले और दूसरे तत्व हैं, जबकि सिलिकॉन 14 चौथे आवर्त का तत्व है। तो एकमात्र तीसरा एल्युमिनियम तीसरे आवर्त का तत्व है, जो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड M2O3, M की जगह हम एल्युमिनियम लिख देंगे तो बनेगा Al2O3 का निर्माण होता है। इस तरीके से इसका आंसर होगा यहाँ पर एल्युमिनियम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं का अनुपात द्रव्यमान के रूप में है 1:32, 1:16, 3:32 और 1:8। अब आप देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है और सल्फर का परमाणु क्रमांक भी 1 है और परमाणु द्रव्यमान भी 1 है। इसी तरह जो सल्फर है इसका परमाणु क्रमांक होता है 16। तो अब यहाँ पर देखिए जो इसके परमाणुओं का जो अनुपात है द्रव्यमान के रूप में क्या होगा, 1:16, 1:16 होगा। इसके बाद अगला देखिए, कम सक्रियता के धातुओं के ऑक्साइडों के कोक के द्वारा अपचयन में गैसीय उत्पाद के रूप में निकलती है। निःश्वसन करने पर यह गैस बहुत अधिक विषैली होती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उसके साथ एक और गैस निकलती है, ये गैस होती है विषैली गैस, दिखाई दे रहा है आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड।